नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सभी एक बार फिर से हिंदी पीडिया चैनल में उपस्थित हुए हैं। आइए आज हम सभी पढ़ते हैं पाठ 7 हिंदी बसंत कक्षा 8 क्या निराश हुआ जाए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह एक प्रसिद्ध निबंध है जिसमें प्रसाद जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि अभी भारत में इतने भी बुरे लोग नहीं हैं कि आप बुराई से या जीने की राह छोड़ दें या निराश हो जाएं। अभी भी कुछ अच्छा करने वाले लोग यहाँ रहते हैं जिससे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रस्तुत पाठ में हिंदी साहित्य के गद्य विधा में लिखी गई है श्रेष्ठ रचना निबंध है जिसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस पाठ में लेखक देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने की बात की है। लेखक का कहना है कि अभी भी आप इतने निराश न हो जाएं कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, अर्थात यहाँ भी अच्छे लोग हैं। कार्यों की बुराई ही न करें बल्कि अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी करें, इस तरह से लेखक का उद्देश्य है। आइए प्रश्न अभ्यास पर चलते हैं। आपके विचार से प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, फिर भी वह निराश है, निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, लेखक का मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। और ऐसी घटनाएं भी हैं जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता भी की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। जैसे टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेकर लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए लेखक को विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकता है, अभी भी वह जिंदा है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। तो यहाँ हम बताना चाहेंगे, यहाँ आपको समाचार पत्र या पत्रिकाएं आपको इकट्ठा करनी है, उनमें छपी घटनाओं को चयनित करना है, फिर उन घटनाओं को लिखना है। एक उदाहरण के रूप में यहाँ एक घटना लिखी गई है, इसी के आधार पर आप दूसरी घटना लिखेंगे। अड़चने भी डिगा नहीं पाई छात्रा का हौसला, अड़चने भी डिगा नहीं पाई छात्रों का हौसला। शिक्षकों का मिला भरपूर सहयोग। इटावा, जहां महामारी के चलते छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे थे, घर पर रहकर पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा था, ऐसे आलम में शिक्षकों ने छात्रों का ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण का प्रारंभ रखकर उन्हें मार्गदर्शन ही नहीं दिया बल्कि उनके समस्त डाउट क्लियर भी किए। परिणाम स्वरूप छात्रों का जिला स्तर पर स्थान बन पाया था। एक और शिक्षा का व्यापार करके लोग रात दिन अपनी जेब भरने में व्यस्त हैं, एक और जो शिक्षा का व्यापार करते हैं वो अपनी जेब भरने में मस्त होते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तमाम अड़चनों के बावजूद मानसिक व शारीरिक रूप से असहाय बच्चों की सेवा करते हुए उनके जीवन में ज्ञान की रोशनी फैला रहे हैं। इस तरह से एक घटना है। दूसरी घटना इसी तरह से कल्पना करके आप लिख सकते हैं या पत्र पत्रिकाओं से लेकर लिख सकते हैं। प्रश्न 3 जो आपके सामने है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए। तो इस तरह से आपको एक घटना बतानी है जो आपके साथ घटी हो या आपके किसी परिचित के साथ घटी हो जिसमें किसी के बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों।
बिना किसी स्वार्थ के भलाई अच्छाई का कार्य किया गया हो। तो यहाँ एक घटना है जो मेरे ही पास की घटना है, मुझसे जुड़ी हुई घटना है। मेरे जीवन में अभी तक घटी घटना यह है जो सत्यता पर आधारित है। हुआ यह कि मेरे पड़ोसी का पुत्र पढ़ने में बहुत ही होशियार था, लेकिन परीक्षा में किसी कारणवश फेल हो गया। इससे वह काफ़ी निराश हो गया। उसने 2-3 दिन तक खाना भी नहीं खाया और वह इस कारण बीमार पड़ गया। इस बीमारी की हालत में उसकी तबीयत बिगड़ती गई। तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण उसके पिता की सारी संपत्ति इलाज में खत्म हो गई। उसकी निराशमय स्थिति को देखकर मैंने अपने पिताजी से कुछ पैसे का सहयोग करने को कहा। पिताजी ने खुशी खुशी उसका सहयोग कर दिया और वह आज स्वस्थ होकर घर लौट आया। यह बात आज तक मुझे याद है। पिताजी ने यह कार्य भलाई और अच्छाई के लिए किया। पिताजी की परोपकारिता के विषय में आज भी जब मैं सोचता हूँ, मेरा मन उनके लिए कृतज्ञ हो उठता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है पर्दाफाश। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो आप इसको लिख सकते हैं, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, फब्तियाँ उड़ाते हैं आदि, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग अर्थात जिसकी हम फब्तियाँ उड़ाते हैं उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुँचाते हैं, तब दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचार और कार्यक्रम की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। कारण बताएं, यह शीर्षक है प्रश्न अभ्यास का, कारण बताएं। इसमें कुछ प्रश्न बनाए गए हैं जिसके आपको कारण बताने हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे पहला प्रश्न बना, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के लिए हिस्से पड़ी है। इसका उत्तर क्या हो सकता है? सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। उत्तर इसका होगा तानाशाही बढ़ेगी। तब क्या होगा? तानाशाही बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा? झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ऐसा होगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुड़ी कम। अगर ऐसा हुआ तो हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुड़ी कम, इस तरह से अगर हो गया तो अविश्वास बढ़ेगा। समाज में क्या बढ़ेगा? अविश्वास बढ़ेगा। इसी तरह से दो लेखक और बस यात्रा। यहाँ पर आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते? अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे से निम्न बातें करते। हरिशंकर परसाई जी जैसे बोलते, अरे भाई हजारी, क्या बताऊं, कल से मैं बहुत परेशान हूँ। तो हजारी मीन्स हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी बोल रहे हैं, क्यों, क्या हो गया भाई? परसाई जी, कल एक ऐसी बस में बैठ गया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। हजारी, फिर क्या हुआ? हरिशंकर परसाई, 5 घंटे का सफ़र था, मेरा तो अंग अंग दुख रहा है। हजारी,
पिछले दिन मेरी बस यात्रा में भी ऐसी घटना घटी, भुलाए नहीं भूलती। हरिशंकर, क्या हो गया था आपकी यात्रा में? हजारी, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बस में यात्रा कर रहा था। अचानक बस खराब हो गई और वह रुक गई। लोग डरने लगे। हरिशंकर, लोग क्यों डरने लगे? हजारी, रास्ता सुनसान था इसलिए। हरिशंकर, फिर क्या हुआ? हजारी, अचानक बस कंडक्टर साइकिल पर सवार होकर चला गया। हरिशंकर, कहाँ? हजारी प्रसाद, यही तो पता नहीं था, इसलिए लोग कई प्रकार की बातें करने लगे। कुछ लोगों ने समझा ड्राइवर ने डाकू को बुलाने के लिए भेजा है। कंडक्टर को इसलिए ड्राइवर को मारने के लिए उतारू हो गए थे। इस तरह से दोनों कंडक्टर और दोनों बस यात्राओं के बारे में जो बातचीत चलेगी, इस तरह से आप अपनी कल्पना से भी इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न अभ्यास का शीर्षक होगा सार्थक शीर्षक। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? आंसर, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कहा है, जिससे हम निराश ना हो। इसका अन्य शीर्षक हमें निराशा से आशा भी रख सकते हैं। इसका अन्य शीर्षक हम लोग क्या रख सकते हैं? निराशा से आशा। अगला प्रश्न है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए विराम चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। यहाँ पर विराम चिन्ह दिए गए हैं: अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह और लुप्तबोधक चिन्ह। इस तरह से चिन्ह दिए गए हैं। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित समझता हूँ। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। इसी तरह से प्रश्न अभ्यास का अगला शीर्षक है सपनों का भारत। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? लिखिए। तो इस तरह से उत्तर लिखेंगे। हमारे महान विद्वानों ने एक ऐसे भारत के सपने देखे थे जिसमें सबको जीवन में विकास करने के समान अधिकार मिलेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे, सत्य का मार्ग अपनाकर जीवन व्यतीत करेंगे। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? लिखिए। हमारे सपनों का भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। यहाँ सबको यथोचित रोजगार मिलना चाहिए, सबकी मूलभूत आवश्यकताओं की सरलता से पूर्ति होनी चाहिए, सब मिलजुल कर रहें, सभी अपने आप को शक्तिशाली बनाएं ताकि बाहरी शत्रुओं का सामना कर सकें, सब बिना किसी प्रकार के भेदभाव से सप्रेम जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसा भारत जो कि विश्व के लिए आदर्श बन सके। अगला प्रश्न है भाषा की बात का पहला प्रश्न। दो शब्दों के मिलने के समान समास बनता है। दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है? समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तब एक दूसरे में द्वंद्व स्पर्धा होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता है, जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है।
कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के बाहर उदाहरण लिखिए। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण लिखने हैं। तो लाभ और हानि, लाभ हानि, भूख और प्यास, भूख प्यास, हंसना और रोना, हंसना रोना, माता पिता, माता और पिता, आते जाते, राजा रानी, राजा रानी, चाचा और चाची, चाचा चाची, सच और झूठ, सच झूठ, खोना और पाना, खोना पाना, राम और सीता, राम सीता, आना जाना, आना जाना, आना और जाना, आना जाना। इस तरह से आप 10, 11, 12 जितने भी उदाहरण चाहें लिख सकते हैं जो द्वंद्व समास के हैं। पाठ में तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं खोजनी हैं। जो पाठ में शब्द प्रयोग हुए हैं उनमें संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है। 3 प्रकार की संज्ञा होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें व्यक्ति विशेष का ज्ञान कराया जाता है। जातिवाचक समूह या वर्ग का बोध कराया जाता है। भाववाचक जिसमें भाव या विचार का बोध होता है। ऐसे शब्दों को कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा: भारतवर्ष, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी, इन सब व्यक्तियों के लिए स्पेशल विशेष करके यह शब्द दिए गए हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा: परिवार, परिवार कहने से पता नहीं चलता किसका परिवार, तो बताना पड़ता है किसका परिवार, तो परिवार एक जातिवाचक शब्द है। बच्चे, समाचार पत्र, मनुष्य, रेलवे स्टेशन, बस, यात्री, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी आदि। इस तरह से इन शब्दों को आप लिख सकते हैं जातिवाचक में। भाववाचक संज्ञा जो है इस तरह से है: ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोरी, बुराई, डकैती, क्रोध आदि। यह एक भाव प्रकट करते हैं, इसलिए इनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे चैनल के आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।